बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। पहली वीडियो के बाद मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो मैं बाकायदगी से अपलोड नहीं कर सका था। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो सीरीज़ जो है वो डेली तौर पर अपडेट की जाएगी और हो सकता है कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड हों। उसके अलावा देखेंगे कि इसका लाइव सेशन भी करना है या नहीं। जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो 8, 10, 20 लोग जो होंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं फ्री वो लाइव कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, या हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी कहते हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में ये आज पहली क्लास है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखना है जनरल जर्नल का। तो इसको क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके सवाल किस तरह से हल करते हैं, तो ये सारा आज की वीडियो में शामिल है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जनरल जर्नल को मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हमारी कोई डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब हम उसको पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम डे बुक भी कहते हैं, और उस डे बुक को हम जर्नल कहते होते हैं। तो ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा इसकी डेफिनेशन करें तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस को फाइनेंशियली तौर पर चेंज करे, या वो उसको इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़ करे, तो जिसमें आपकी फाइनेंशियल वर्थ इंक्लूड होती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो उसको हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो उसको हम एक हमारे पास रोज़नामचा कह लें या डे बुक कह लें। जैसे ही हम कोई सेल परचेज़ या कुछ भी करेंगे तो उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डे बुक कहते हैं, और उस डे बुक को हम अकाउंटिंग में जर्नल कहते हैं। इसके अलावा इस जर्नल की बहुत सारी सब डिवीज़न भी हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल है। तो इस जर्नल को आम तौर पर अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं जनरल जर्नल। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम इसका डेट का होता है, दूसरा कॉलम इसका डिस्क्रिप्शन का होता है, तीसरा कॉलम इसका पोस्ट रेफरेंस का होता है, चौथा कॉलम इसका डेबिट का, और पांचवा कॉलम इसका क्रेडिट का। अब किस कॉलम में क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है, ठीक है, ये हम अब डिस्कस करते हैं। डेट के कॉलम में सबसे पहले आपने मंथ लिखना है और उसके बाद आपने डेट लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन में हमने वो अकाउंट्स की डिटेल लिखनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हुए, आइदर वो इंक्रीज़ हुए या फिर डिक्रीज़ हुए, उनको हमने यहाँ पर लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन में हर एंट्री के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट होंगे, क्योंकि आजकल जो हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, अपडेट करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। तो पहला अकाउंट जो होता है वो डेबिट का हम लिखते हैं। डेबिट के लिए हम लेफ़्ट साइड पर एक्सट्रीम यहाँ से शुरू करेंगे और उसको लिख देंगे। जब हमने क्रेडिट का लिखना होगा, इसी कॉलम में जो भी अकाउंट होगा हम इंटर का बटन प्रेस करके 2 से 4 स्पेस दे के हम यहाँ से उसको शुरू कर देते हैं। उसके बाद है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम तब यूज़ होता है जब हम जर्नल एंट्रीज से हमारी तमाम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये तमाम ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट होती हैं तब ये वाला कॉलम यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जर्नल एंट्री थी कैश टू
कैपिटल। तो अगर हमारा कैश का अकाउंट लेजर में सफ़ा नंबर 4 पर है तो हम कैश के सामने 4 लिख देंगे। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, जब हम एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो तब ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है डेबिट कॉलम। डेबिट कॉलम में वो अमाउंट आती है जो डिस्क्रिप्शन में डेबिट अकाउंट हमने लिखा था उसके सामने जो उसकी अकाउंट की जो अमाउंट होगी, और क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट आएगी जो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट अकाउंट की या क्रेडिट में जो भी उस वक्त अकाउंट आया था उसकी जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे। तो ये था कि जनरल जर्नल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा और उसके जो कॉलम हैं हमने उसको किस तरह से फिल आउट करना है, ये हो गया। इनकी यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, वो तकरीबन सेम इसी तरह से है। एक बात यहाँ पर मज़ीद ऐड करेंगे, जब ये आप सारा काम कर लेते हैं, कॉलम का पता चल गया, जब भी आप कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन यहाँ पर ना ट्रांजैक्शन को आमतौर पर एंट्री भी कहा जाता है। जब हम ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो उसके एंड में हमने नरेशन देना होता है। नरेशन से मुराद हमने उसकी तशरीह करनी होती है शार्ट से कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन से किस रिलेटेड थी। तो ये यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी वही उसने डेबिट और क्रेडिट कॉलम का बताया हुआ है, ठीक है। पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में भी उसने वही बताया है, उसके अलावा अमाउंट्स के कॉलम में भी वही बताया हुआ है और नरेशन का भी वो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं जी हम। सबसे पहले यहाँ पर है मार्च 1 इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस 20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। ये सारी ट्रांजैक्शन है। अब हमने इसको हल करना है, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जर्नल लेजर के लिए जब आपके पास इस तरह से सवाल आएगा तो आपने इसका फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो पहली एंट्री है मार्च 1 की, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तो यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो एसेट के तौर पर डेबिट होती है, और जो करने वाला होता है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम कैपिटल करके उसका नाम लिख के क्रेडिट कर देते हैं। पहली एंट्री है, यहाँ पर आप डेट के कॉलम में मार्च लिख रहे हैं। आप इसकी कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं या फिर इसका आप शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं। मार्च 1 लिख के आप डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जब आपने इंटर करनी है ट्रांजैक्शन, तो आपकी पहली ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ₹20,000। तो आपने यहाँ पे करना है कैश डेबिट, क्योंकि कैश आ गया है बिजनेस में, कैश डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट यहाँ पर जब मैंने ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा था, तो जब आपने क्रेडिट अकाउंट लिखना है तो 3 से 4 स्पेस, यानी कि आप थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखेंगे CA कैपिटल। अब पोस्ट रेफरेंस का कॉलम मैंने आपको तब भी बताया था कि ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम इन ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे डेबिट कॉलम में हमने कहा था कि जो अमाउंट डेबिट अकाउंट के सामने है, ठीक है, कैश है, तो कैश हमारे पास कितना आया है 20,000, तो हम इसको 20,000 लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल 20,000। एक बात आपने याद रखनी है कि ये डेबिट और क्रेडिट आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक नरेशन आपने लिखनी है, तशरीह लिखनी है, ताकि जो इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे।
तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, और यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें। लाइन लगाने के बाद ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट फ्रॉम इरफान ₹7,000। ऑन अकाउंट से मुराद होता है कि हमने वो चीज़ उधार ली है किसी से, ठीक है। और मशीनरी हमारा एसेट है। एसेट आप डेबिट करेंगे और जिससे आपने ली है, ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री देखें कैसे करते हैं। मशीनरी डेबिट कर दें आप। अकाउंट पेएबल इरफान। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पहले इरफान लिख देते हैं, जिस बंदे से लिया उसका नाम लिख के आगे ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल लिख देते हैं, या फिर पहले अकाउंट पेएबल लिख देते हैं और बाद में उसका नाम लिख देते हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, यानी कि हमने वो पैसे अभी देने हैं। तो मशीनरी हमने 7,000 की ख़रीदी है, तो हम यहाँ पे 7,000 जो है इसको डेबिट कर देंगे। सेम इसी तरह हमने क्या करना होगा, 7,000 क्रेडिट कर देना है अकाउंट पेएबल। एक चीज़ यहाँ पे रह गई, नरेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट से मुराद हमने वो चीज़ उधार ख़रीदी है। हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं जो 7 तारीख को है। परचेज सप्लाई फॉर कैश ₹1,000, कि हमने सप्लाई परचेज की है कितने की, 1,000 की। तो इसकी आपने जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सप्लाईज़ आपने परचेज़ किए हैं, सप्लाईज़ हमारा एसेट्स है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। कैश क्रेडिट। अब हमने कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश हमने पे किया है, ठीक है। जब भी आपका कोई एसेट कम हो यानी कि डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और जब भी हमारा कोई एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। सप्लाईज़ हमारा एसेट है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इसकी क्या है जी, 1,000। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, हमने इसकी नरेशन देनी होती है। परचेज सप्लाई बस इतना लिख दें, काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हम, जो 10 तारीख को हुई है। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश कस्टमर ₹8,000। आपने किसी को सर्विसेज दी हैं और उसके अगेंस्ट आपने उससे 8,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं। तो आपके पास क्या आया जी, कैश आया। कैश हमारा एसेट है तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब इसको हम डेबिट करेंगे।
और सर्विसेज रेंडर्ड यानी कि हमारे पास रेवेन्यू है, इनकम है, आई है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं, ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी 10 तारीख की एंट्री है, हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप सर्विसेज किसी को ऑफर करते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं, तो आपकी जो टर्म्स होगी वो आएगी सर्विसेज रेवेन्यू में। तो कैश कितने का डेबिट करेंगे, आपके पास 8,000 आया है, और सर्विसेज रेवेन्यू भी आप सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहते हैं। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या देंगे, नरेशन यानी कि देंगे। तो यहाँ पे आपने रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर कर लें, ये रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट रेंडर्ड सर्विस, कि आपने जो सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट यानी कि उसके इवज़ में या उसकी कंसिडरेशन में आपने 8,000 रुपया लिया था उससे। इसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय। आपने 4,000 रुपया सैलरीज दे दी है एम्प्लॉयज़ को, तो इसकी एंट्री सिंपल, आपने सैलरी दी है तो ज़ाहिर बात है आपने कैश में दी है, क्योंकि जब मेंशन ना हो तो फिर आप ये समझ लें कि वो चीज़ कैश में दी है और कैश में ही ली है। मार्च 20 की ये एंट्री है, यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, समटाइम्स सिर्फ सैलरीज भी लिख देते हैं, कुछ सैलरीज एक्सपेंस भी लिख देते हैं, और कैश आप क्रेडिट कर देंगे। आपने 4,000 रुपया दिया है तो 4,000 डेबिट में आ जाएगा और 4,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। पेड सैलरीज एक्सपेंस आ गया। और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अकाउंट, अब हमने सर्विसेज ऑफ़र की हैं किसी को, उसको सर्विसेज दे दी हैं लेकिन ऑन अकाउंट दिए हैं, उधार दिए हैं। अब हमने काम उस शख्स का कर दिया लेकिन वो पैसे हमें बाद में देगा। तो जैसे हमने किसी से चीज़ उधार ली थी और उसको हमने पैसे बाद में देने थे, तो उसको हमने कहा था अकाउंट पेएबल, ठीक है, वो हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हमने देने हैं। अब हमने जब किसी से पैसे लेने होंगे तो हम उसको कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और इसको हम डेबिट करते हैं। अब 2,000 की हैं, हमने उधार सर्विसेज दी हैं, तो उसकी जो एंट्री है जी, ये अकाउंट रिसीवेबल सर्विसेज रेवेन्यू, और यहाँ पे आप नीचे नरेशन देंगे। सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अकाउंट, क्या आपने जो सर्विसेज थी वो उधार पर दी है। तो ये था जनरल जर्नल की पहली डेफिनेशन
उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट और उसकी एक शॉर्ट सी बेसिक सी एग्जाम्पल कि हमने इसको किस तरह से ले के चलना है। तो अगर मेरे किसी भाई को ये वीडियो थोड़ी सी लगे कि बेसिक है, हमारे रिलेटेड नहीं है, तो ये सिर्फ बेसिक लेवल है और ये डी कॉम और आई कॉम लेवल का है और ये चैप्टर का स्टार्ट है। तो जैसे जैसे चैप्टर एडवांस होता जाएगा हमारी वीडियो भी उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एडवांस होंगी। उसमें थोड़ी सी हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होगी, वो पॉइंट्स होंगे जो क्रिटिकल होते हैं, जिसके आम तौर पर एग्जामिनर ऐसा पॉइंट दे देता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। वो तमाम तर पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे इसी तरह। ठीक है, तो इसके अलावा एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। ये सब्जेक्ट आम तौर पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से डी काम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आई काम के स्टूडेंट्स को भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप बीबीए कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो ये सब्जेक्ट बेसिक तौर पर पहले या दूसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा अगर बीएस सीएस कर रहे हैं तो उसमें भी अकाउंटिंग का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, या तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से होता है या फिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के नाम से होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 4 जनरल जर्नल से है और इसकी क्लास 2 है। अगर आपने इसकी क्लास 1 नहीं देखी तो लिंक ऊपर भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके भी आप वो वाली क्लास देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहां पर भी क्लिक करके इस सब्जेक्ट की इस चैप्टर की पहली क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मर्चेंडाइज इन ट्रेड। In a merchandise business, the merchandise in trade are recorded in the following account. मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस जो है, हम कोई भी बनी बनाई चीज़ लेते हैं और उसको एज इट इज़ आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस। मिसाल के तौर पर आप स्पोर्ट्स का सामान लेकर आते हैं और एज इट इज़ आप आगे सेल कर देते हैं, तो ये मर्चेंडाइजिंग का बिज़नेस है। तो अब मर्चेंडाइजिंग के बिज़नेस में परचेज़ और सेल्स हो रही होती हैं, तो हमने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। परचेजेज़ तब हम अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोर बिज़नेस वही हो और हम वही प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो। मिसाल के तौर पर हमारा स्पोर्ट्स का बिज़नेस है और हम क्या करते हैं, किसी से स्पोर्ट्स का मटेरियल लेते हैं और वही आगे सेल कर देते हैं, तो हम उसको परचेज़ में लेके आएंगे। अगर हम उस अपने मटेरियल के अलावा कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं और कोई फ़र्नीचर परचेज़ कर लिया है, तो फिर वो वाला फ़र्नीचर हमारा एसेट कंसिडर होगा और फिर उसकी एंट्री अलग से होगी, उसको हम लिखेंगे फ़र्नीचर डेबिट और उसका जो अप्रोप्रिएट अकाउंट क्रेडिट में आएगा, कैश या अकाउंट पेएबल, वो करेंगे। लेकिन परचेजेस का जो अकाउंट होता है वो इससे डिफरेंट होता है। तो ये आपने फ़र्क समझ लिया है कि अगर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है और आपकी जो शॉप है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान की है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आप सामान लेके आएंगे वो परचेजेस में लिख देंगे, और अदर दैन स्पोर्ट्स मटेरियल आप कोई परचेज़ करेंगे
तो आप उसका नाम लिखकर उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। उसको डेबिट करेंगे जो आप परचेज करेंगे, और एप्रोप्रिएट अकाउंट जो होगा वो उसको क्रेडिट कर देंगे आप लोग। तो हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में परचेजेस अकाउंट इस्तेमाल होता है। तो व्हेन द मर्चेंडाइज आर बॉट इट इज़ रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। जब भी मर्चेंडाइज परचेज की जाएंगी, ख़रीदी जाएंगी, तो उसको हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और परचेज अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। और परचेज अकाउंट क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स जो भी हो वो साल के एंड पर इनकम एंड एक्सपेंस समरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले चैप्टर्स में कि इनकम एंड एक्सपेंस समरी अकाउंट क्या होता है, इसमें हमने अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। फ़िलहाल आप ये समझें कि परचेज़ जब भी कोई मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस कोई चीज़ ख़रीदेगा तो उसको परचेज़ अकाउंट में डेबिट कर देगा। और परचेज़ अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ये साल के एंड पर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इनको हम क्लोज़ कर देते हैं, इनको नेक्स्ट ईयर नहीं लेके जाते। उसके बाद सेल, व्हेन द मर्चेंडाइज इन ट्रेड इज़ सोल्ड आउट। जब आपके पास मर्चेंडाइज आ जाती हैं, आप परचेज़ कर लेते हैं, तो फिर आप उनको सेल करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो आप उसको क्रेडिट करते हैं सेल अकाउंट में। दिस अकाउंट हैज़ ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। सेल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इट रिप्रेजेंट द इनकम अर्न फ्रॉम द सेल। ये इस बात की नुमाइंदगी करता है कि हमारी जो आमदन है वो सेल से आ रही है। और ये अकाउंट भी साल के एंड पर इनकम एंड समरी अकाउंट में एडजस्ट कर दी जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये दो टर्म थी आज जो हमने डिस्कस की हैं। अब इससे रिलेटेड हमने एक एग्ज़ाम्पल करनी है। इस एग्ज़ाम्पल में कुछ ऐसे एंट्रीज़ भी हैं, ट्रांजैक्शन भी हैं जो हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड थी, ताकि हमें पिछली क्लास भी अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए और ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ जाए। तो एग्ज़ाम्पल में पहली एंट्री है जुलाई 1 की। ज़मीर स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 12,500। अब हमने इसकी ट्रांजैक्शन के जर्नल में पोस्टिंग करनी है। तो हमें पता है कि डेट के कॉलम में हम डेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मंथ लिख देते हैं और उसके बाद डेट। और डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हमने वो दो अकाउंट्स लिखने होते हैं जो डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। डेबिट अकाउंट हम सबसे पहले लिखते होते हैं ऊपर, ठीक है। पहली एंट्री में था स्टार्टेड विद बिज़नेस, तो हमें पता है कि बिज़नेस में कैश आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट। अब जब भी आपने क्रेडिट के अकाउंट लिखना होगा तो आप 2 से 4 स्पेस या मैनुअल कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपने जगह छोड़ देनी है और फिर आगे क्रेडिट अकाउंट लिखना है। तो कैपिटल लिख के आप क्या करेंगे, नीचे नरेशन देंगे। नरेशन के लिए क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस। इतना भी कर दें तो काफ़ी है। अब आपको पता है कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हम तब यूज़ करते हैं जब हम जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट करते हैं। जब लेजर में पोस्ट कर लेंगे तो वहाँ पर हर अकाउंट का अलग पेज नंबर होता है, तो वो पेज नंबर या अकाउंट नंबर वो हम यहाँ पर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली एंट्रीज़ लेजर में पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद कैश जो था ये दूसरे पेज पर था, ये इसका अकाउंट नंबर 2 था, तो आप कैश के सामने 2 लिख दें, ठीक है। और कैपिटल आपने देखा कि लेजर में जो कैपिटल का अकाउंट है, ठीक है, ये सफ़ा नंबर 4 या 4 नंबर पे आ रहा है तो आप इसके सामने 4 लिख देंगे। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम होता है इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते होते। उसके बाद डेबिट,
डेबिट में आप वो अमाउंट लिख देंगे जो आपको बताई हुई होगी। ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेजेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 7500। तो अब आपने क्या करना है, डेट वाले कॉलम में जाना है और डेट जुलाई 1 की बजाय आपने जुलाई 2 कर देना। अब आपने परचेज किए हैं मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो आपके पास एंट्री आएगी परचेजेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सिंपल आपने क्या करना होगा, जो अमाउंट गिवन है वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख देनी है और इसकी आपने नरेशन दे देनी है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। इस तरह से आपकी ये दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। तीसरी ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू नसीम। ऑन अकाउंट से मुराद हमने ये मर्चेंडाइज उधार फ़रोख्त की हैं। जब हम किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं तो हमें उसको नाम दे देते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल, कि हमारे ये पैसे रिसीवेबल हैं, हमने उससे लेने हैं। तो किसको दिए हैं जी, नसीम को। कितने की हैं जी, 500 की। अब इसकी जर्नल एंट्री हमने करनी होगी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इसमें आप उसका नाम लिख दें। और सेल्स अकाउंट, सेल्स अकेला लिख दें क्रेडिट में, ठीक है, तो चल जाता है। सेल्स आपने क्रेडिट कर देना है। तो उसके बाद अमाउंट कितनी है जी, 500। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम यहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें एक तो अकाउंट नंबर नहीं दिए हुए और दूसरा ये तब यूज़ होता है जब ये ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट हो जाती हैं। तो इसमें एक चीज़ रह गई, नरेशन। सोल्ड ऑन अकाउंट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इस तरह से ये वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 1000। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो जुलाई 2 की ट्रांजैक्शन थी वहाँ पे था परचेजेज मर्चेंडाइज। जब भी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो हमने अकाउंट यूज़ करना है परचेज का, और जब भी अदर देन मर्चेंडाइज आप परचेज करेंगे तो उसके लिए आपने उस एसेट का या जो भी चीज़ परचेज करेंगे उसका प्रॉपर नाम लिखना होगा, ठीक है। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, और आप इसकी नरेशन देंगे। परचेज फर्नीचर ऑन कैश। आपने फर्नीचर जो था वो कैश पर ख़रीद लिया। कितने का था जी, 1000 रुपये का। अब सिंपल इसकी अब अमाउंट डेबिट में भी वही कल अमाउंट लिखनी है और क्रेडिट में भी वही, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपके इक्वल होने चाहिए। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जब हम उधार किसी को फ़रोख्त करते हैं तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं,
और जब हम किसी से उधार ख़रीद लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, कि हमने इसके पैसे अभी देना है। तो अब परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ठीक है, फॉर ₹1500, तो इसकी एंट्री क्या है? परचेजेज डेबिट, क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे? अकाउंट पेएबल और उसका नाम लिख दें। अच्छा, सम टाइम ये हो रहा होता है, कुछ टीचर्स का मेथड भी और होता है या किसी बुक में और होता है, वो पहले नाम लिख देते हैं और आगे ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल लिख देते हैं। तो अगर आपकी बुक में या आपके टीचर ने इस तरह से कराया तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। परचेजेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और आप इसकी नरेशन देंगे परचेजेज ऑन अकाउंट, परचेजेज ऑन अकाउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 तारीख की, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2000। अब आपने चीज़ें फ़रोख्त की हैं 2000 रुपये की नकद, तो उसकी एंट्री आपकी सिंपल है, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, नरेशन आप दे देंगे सेल्स ऑन कैश। और इसकी अमाउंट कितनी है जी? 2000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 7 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नसीम ₹500। जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमने चीज़ें उधार फ़रोख्त की थी 500 रुपये की, अब हमने वो रिसीव कर लिया है। जब हमने किसी से पैसे लेने हों और वो रिसीव कर लें तो हमने उसकी एंट्री कैसे पास करनी है? उसके लिए सबसे पहले आप डेट लिखें। डेट लिखने के बाद पैसे किससे आए हैं? अकाउंट रिसीवेबल। हमने जब उसको चीज़ें उधार बेची थी तो हमने कहा था अकाउंट रिसीवेबल, उसका नाम लिख दिया था, ठीक है। हमारे पास कैश आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो अब क्रेडिट क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। अब क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब उसने चीज़ें हमसे ली थी उधार तो हमने उसको डेबिट किया था, अब उसने पैसे वापस कर दिए हैं तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब उसका जो हिसाब होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी नरेशन देंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नसीम। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 8 तारीख की, पेड कैश टू मिर्ज़ा ₹900। अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखें तो उसमें हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर परचेज़ की थी 1500 की। अब हम पे कितना कर रहे हैं? 900 रुपया 8 तारीख को। तो उसकी एंट्री सिंपल, आपने जैसे सबसे पहले डेट लिखते होते हैं, डेट लिखने के बाद किसको पैसे दिए हमने? अकाउंट पेएबल को। उसका नाम क्या था? नाम लिख दें आप। उसके बाद आप कैश दे रहे हैं
तो नीचे कैश आ जाएगा आपका क्रेडिट में। तो नरेशन क्या देंगे, पेड कैश टू मिर्ज़ा, और जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो वाली अमाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में सेम लिख देनी है। और लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है पेड रेंट ऑफ द शॉप ₹250। आपने शॉप का रेंट पे किया है, उसके लिए सिंपल आपने एंट्री सबसे पहले डेट, यहाँ पे आपने लिखना है रेंट एक्सपेंस, डेबिट कैश क्रेडिट। सम टाइम किसी बुक में सिर्फ रेंट भी लिखा होता है, किसी में रेंट एक्सपेंस लिखा होता है और क्रेडिट कैश हो जाएगा। तो जो अमाउंट उसकी गिवन है वो अमाउंट लिख देनी है डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट में भी। और नरेशन आपने दे देनी है पेड रेंट। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि मर्चेंडाइज इन ट्रेड, जब मर्चेंडाइज इन ट्रेड होती है तो हम उसको दो अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं, या सेल में या फिर परचेज़ में। अगर हम ख़रीद रहे हैं तो परचेज़ में, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट में। परचेज़ का जो अकाउंट होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं। और ये साल के एंड पर इसमें जो बैलेंस भी होता है इनकम एंड समरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की एक और क्लास में आपको खुश आमदीद। आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। ये चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर 3 है। इस चैप्टर में हमने इससे पहले ये पढ़ चुका है कि जनरल जर्नल होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। फिर हमने पढ़ा था मर्चेंडाइज इन ट्रेड कि हम परचेज़ और सेल्स की एंट्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो लिंक ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने ये देखना है रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, कि जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं या फिर सेल करते हैं तो या तो फिर किसी भी रीज़न की वजह से हम उसको रिटर्न कर देते हैं या फिर हमारे पास वापस रिटर्न होके आ जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी टर्म्स क्या हैं, उनके अकाउंट किस तरह से डेबिट क्रेडिट होंगे, तो वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन टू रिकॉर्ड द परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। जब भी मर्चेंडाइज हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो हम उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। when merchandise purchased is returned back to supplier due to defect or delay or any other reason, it is called purchase return or return outward। इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि हमने किसी सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीद ली। जब हमने ख़रीद ली तो वो किसी डिफ़ेक्ट की वजह से, या फिर हमने उसे कहा था कि हमें 10 तारीख़ को ये पहुंचा दें, लेकिन वो 11 या 12 तारीख़ को हमारे पास पहुंची, तो हमने उसको वापस भेज दिया कि जिस डेट को हमें चाहिए थी उसको मिली नहीं है, तो अब हमने इसको नहीं रखना, इसको आप अपने पास वापस रख लें। या फिर इसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक रीज़न हो सकती है, तो हम इसको कहते हैं परचेज़ रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड के वो चीज़ हमने वापस किसी को दोबारा भेज दी है। तो ये है परचेज रिटर्न, या फिर हम इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम वो चीज़ वापस नहीं भेजते, लेकिन सप्लायर जो है वो हमें डिस्काउंट कर देता है, उसकी प्राइस कम कर देता है, तो उसको कहते हैं परचेज अलाउंस। When any reduction is given in the price of goods purchased due to defect or delay or in supply, it is called as purchase allowance। मिसाल के तौर पर हमने कोई एक चीज़ मंगवाई सप्लायर से, सप्लायर ने हमें वो भेज दी। अब जिस तरह की स्पेसिफिकेशन हमने बताई थी उनमें से कोई एक दो स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करती, लेकिन वो एक्सेप्टेबल हैं, सेटिस्फाइड लेवल तक वो प्रोडक्ट है। तो हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, तो आपने जो भेजा है उसमें ये वाली रिक्वायरमेंट मिस है, तो आप इसके पैसे जो हैं कम करें। तो फिर सप्लायर क्या करता है, वो जो गिवन प्राइस होती है उसमें से कुछ लेस कर देता है, तो हम उसको कहते हैं परचेज अलाउंस। द परचेज रिटर्न और अलाउंस इज नॉट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट बट a separate account called as a purchase return and allowance account is credited. The total amount of purchase return and allowance account is deducted from purchase at the end of the year. जब भी परचेज रिटर्न होती है या परचेज अलाउंस मिलता है तो हम उसको परचेज के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते, हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब साल का अख्ताम होता है तो जो भी टोटल होता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट का, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट से, मतलब उसको लेस कर देते हैं। जितनी भी परचेज बनी होती है टोटल, उसमें से इस अकाउंट की टोटल अमाउंट लेस कर देते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में कि जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी डिफेक्ट, डिले या किसी भी रीज़न से वापस कर देते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। और जब भी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हम सप्लायर से रब्ता करते हैं, ठीक है, सप्लायर से रब्ता करते हैं और सप्लायर उसकी कीमत कम कर देता है, तो हम कहते हैं परचेज अलाउंस। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, उसको नाम देते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। When the customer returns the merchandise sold out, it is called as a sale return or return inward। सेल रिटर्न का मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को फ़रोख्त कर देते हैं और कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती और कस्टमर उस चीज़ को वापस हमारे तरफ भेज देता है, हमें वापस कर देता है, तो हम उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो उसके लिए एंट्री अलग होती है। When any reduction in price is granted in the amount of goods sold due to defected or delay in supply, it is called as a sale allowance। सेम जैसे परचेज का डिस्कस किया था, सेल्स अलाउंस भी इसी तरह है। हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेजी, कस्टमर ने कहा कि जी ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच नहीं करती, मैंने आपको ये 5 क्राइटेरिया बताए थे, इनमें से ये 4 क्राइटेरिया तो ठीक हैं, एक क्राइटेरिया मिस है। तो हम कस्टमर को कहते हैं कि आप ये वाली प्रोडक्ट हमें वापस ना करो, ये जो क्राइटेरिया का आपका पूरा नहीं उतर रहा है एक पार्ट, हम उसके लिए आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, या इसकी प्राइस कम कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्स अलाउंस। द सेल्स रिटर्न और अलाउंस इज़ नॉट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। सेल रिटर्न की जो अमाउंट हो या फिर सेल्स अलाउंस की, हम उसको सेल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट।
और इस अकाउंट में भी जो बैलेंस होगा वो साल के एंड पर हम सेल्स अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगा। अभी तक हमने दो टर्म्स डिस्कस किए हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। परचेज रिटर्न में ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सप्लायर को वापस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न में ये होता है कि हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो हमें रिटर्न कर देता है। तो इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई समझ नहीं आई, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डेबिट मेमो, when goods are returned to supplier or any allowance is granted by him for defect in goods, a voucher is prepared debiting account payable and crediting the purchase return and allowance account. This voucher is called debit memo. जब कभी भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है और वो गुड्स हम वापस कर देते हैं, तो सप्लायर एक पीस ऑफ पेपर पे हमें लिख के दे देता है कि जी ये प्राइस थी ओरिजिनल, उसमें हमने इसको इतना डिस्काउंट किया, ठीक है ना। तो वो जो पीस ऑफ पेपर होता है जिसको वाउचर भी कहते हैं हम, वो कहलाता है आपका डेबिट मेमो। डेबिट मेमो उस वक्त तैयार होता है जब सप्लायर कोई डिस्काउंट करता है डिफेक्टेड गुड्स पर। इसके ऑपोजिट है क्रेडिट मेमो। Credit memo, when goods are returned back by the customer or any allowance is granted to him for defect or delay in the goods sold out. A voucher is prepared to debit the sales return and allowance account and credit the account receivable. This voucher is called credit memo. Simple is that कि जब कोई डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर के पास जाती हैं, कस्टमर को हम उसकी प्राइस जो है वो लेस कर देते हैं, तो उसके लिए हम एक वाउचर तैयार करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्रेडिट मेमो का। तो अब तक हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो। इनको क्रेडिट नोट भी कहते हैं और क्रेडिट मेमो भी कहते हैं। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि हमने जो पढ़ा है इसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम फॉर ₹10,000। तो इसकी जो एंट्री है वो आपने करनी होगी, जर्नल एंट्री ये होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट और साथ में हम उसका नाम लिख देंगे सलीम का। तो डेबिट के कॉलम में हम 10,000 कर देंगे और क्रेडिट के कॉलम में भी 10,000। और हमें पता है कि एट द एंड हमने क्या देने होती है, नरेशन। पहली ट्रांजैक्शन थी परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम फॉर ₹10,000। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे थी, परचेजेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट और आगे ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते होते हैं। तो नरेशन हम ये देंगे परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सलीम, कि हमने जो सलीम से चीज़ें ख़रीदी थी उसमें कुछ गुड्स जो थी वो डिफेक्टिव थी, तो हमने वो वापस की हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो आपकी बनती है 1,000। तो अब आप इसकी एंट्री इसके बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, अकाउंट पेएबल डेबिट और क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न। सम टाइम आप इसको परचेज रिटर्न भी लिख देते हैं, सम टाइम आप इसको लिखते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट।
और यहाँ पे आप नरेशन ये देंगे, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सलीम, और साथ में आप एक लाइन लगा के इसको एंट्री को ख़त्म कर देंगे। और डेबिट के कॉलम में आप लिख देंगे 1000, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें। सोल्ड मर्चेंडाइज टू अकरम फॉर ₹8000। हमने मर्चेंडाइज सोल्ड आउट की हैं अकरम को 8000 की। तो ये सिंपल आपकी सेल्स की एंट्री होगी जो हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। तो आपने अकरम को किया है तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आ जाएगा। और अकरम उसके साथ आपने लिखना है, सम टाइम ये होता है कि पहले नाम लिख देते हैं, आगे ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिख देते हैं। और सम टाइम ऐसे भी होता है पहले अकाउंट रिसीवेबल और उसके बाद उसका नाम, और सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। 8000 की थी, और यहाँ पे आप नरेशन देंगे सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न मर्चेंडाइज बाय अकरम। जो हमने अकरम को 8000 की प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज फ़रोख्त की थी, तो उनमें से 1500 की जो मर्चेंडाइज थी वो अकरम ने वापस कर दी हैं हमें। तो इसके लिए जो एंट्री होगी ट्रांजैक्शन, वो सिंपल आपने क्या करना है, सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट आ जाएगा आपका डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल और अकरम जो आगे उसका आपने नाम लिख देना है और उसको क्रेडिट कर देना है। कितने की अमाउंट हमारे पास वापस आई है जी? 1500 रुपये की। 1500 ही आप डेबिट कॉलम में लिख दें और 1500 ही आप क्रेडिट कॉलम में लिख दें। तो नरेशन आप देंगे गुड्स रिटर्न बाय अकरम। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है। एक दफ़ा मैं फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ शॉर्ट सा, कि आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, जब भी हम सेल या परचेज़ करते हैं तो गुड्स या तो रिटर्न हो जाती हैं या फिर हम रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, वो हमें देर से मिली, वो डिफेक्टिव थी, हमारा क्राइटेरिया जो था उसके मुताबिक नहीं थी, या फिर सम टाइम ऐसे होता है कि हम गुड्स रिटर्न नहीं करते, हम कहते हैं कि ये वाली गुड्स जो हैं डिफेक्टिव हैं, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो आप इसकी जो प्राइस है वो हमें कम कर दो। तो फिर वो इसको हम कहते हैं अलाउंस अकाउंट। वो परचेज़ अलाउंस भी होता है और सेल्स अलाउंस भी होता है। उसके बाद हमने डेबिट मेमो भी पढ़ा है और क्रेडिट मेमो भी पढ़ा है। उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसके अलावा इस कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख लें, या फिर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वहाँ पर लिस्ट मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर 4। और आज हमने पढ़ना है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है, इसका मतलब क्या है और हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। When two or more transactions are completed on the same date, and in all such transactions one or more account is or common on either debit or credit side, it is better to pass one journal entry instead of two or more entries for such transaction. This is called as compound journal entry. अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक दिन यानी कि किसी भी सेम डेट पर एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करें और उसमें एक अकाउंट जो है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा हो, चाहे वो डेबिट साइड पर अकाउंट हो या फिर क्रेडिट साइड पर हो, तो फिर हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री करने की बजाय हम एक एंट्री कर देते हैं और उसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 2 तारीख को रेंट भी पे किया, इंश्योरेंस भी पे की, उसके अलावा सप्लाईज भी परचेज की। तो अब तीनों ट्रांजैक्शन में हमने कैश जो है वो पे आउट किया है, ठीक है। तो अब हम इनकी सेपरेट एंट्री करने की बजाय हम इनकी एक एंट्री कर देंगे, ठीक है। सप्लाईज को भी डेबिट कर देंगे, रेंट को भी डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस को भी डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। एक और मिसाल लेके फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुकान पर गए और आपने एक मोबाइल ख़रीद लिया। मोबाइल की जो कीमत थी, जो प्राइस तय हुई, वो थी 20,000। आपने कहा कि जी मैं 10,000 रुपया आज दूँगा और बाकी 10,000 जो है एक मंथ के बाद दूँगा। तो अब आपके 3 अकाउंट जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तो आपने परचेज़ किया मोबाइल, दूसरा आपने कैश जो था वो पे किया और जो बाकी 10,000 आपने देने हैं वो आपके अकाउंट पेएबल में आएंगे। तो अब इस एंट्री में 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो ये भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाती है और ये भी आपकी इसी एंट्री के तहत आप इसकी दर्ज करें। ये भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री के तहत रिकॉर्ड होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एग्जाम्पल। ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने एक बुक से ली है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जर्नल का। तो आइए अब हम ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। दिसंबर 1 की ट्रांजैक्शन जो है वो ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आपने 10,000 कैश इन्वेस्ट किया है। कैश के अलावा मशीनरी वर्थ, आपने कोई मशीनरी भी बिजनेस में इन्वेस्ट की है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 5,000। एंड मर्चेंडाइज 5,000। अब इस एक एंट्री में आपके 3 डिफरेंट अकाउंट शामिल हैं। कैश भी शामिल है, मशीनरी भी शामिल है और मर्चेंडाइज भी शामिल है। तो हम इसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। अब इसकी हमने रिकॉर्ड इसको किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप डेट के कॉलम में डेट लिखें,
उसके बाद आपने वो अकाउंट लिखने हैं जो पहले डेबिट हो रहे हैं। कैश आपके पास आया, बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया, वो आप डेबिट कर देंगे। उसके बाद मशीनरी है, इसको भी डेबिट कर दें। मर्चेंडाइज है डेबिट। अब ये 3 अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होना है, हमें पता है कि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो जो भी चीज़ उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एंड पे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल हो गया क्रेडिट। और एट द एंड हमने देना होता है नरेशन। नरेशन में हम ये लिखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने की है वो किससे रिलेटेड थी। स्टार्टेड बिजनेस, आप इतना लिख दें काफ़ी है, या लिखें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड मर्चेंडाइज, आप तीनों चीज़ें लिख दें। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम उस वक्त यूज़ होता है जब हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, तब ये यूज़ होता है। डेबिट कॉलम कैश कितना था जी, 10,000 रुपया था। उसके बाद मशीनरी 5,000, मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज 5,000। तो अब क्रेडिट में क्या करेंगे, आप डेबिट वाली सारी अमाउंट्स को ऐड कर लें और उसके बाद उसको क्रेडिट में लिख दें, तो ये बन जाएगा 20,000। अब कंपाउंड एंट्री ये है कि इसमें देखें तो 3 अकाउंट जो हैं वो डेबिट साइड पर आ रहे हैं, और हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हों और उनमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर एक से ज़्यादा मर्तबा आए, ठीक है, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो इसमें भी देखें तो आपके 3 अकाउंट हैं जो डेबिट साइड पर हैं और एक अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पर है। दूसरी एंट्री है दिसंबर 5 की, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फरूक ₹3,000 एंड सदीक ₹4,000। अब हमने परचेज की है लेकिन 2 बंदों से की है, ठीक है, 2 डिफरेंट सप्लायर हैं, उनसे हमने ये परचेज की है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो डेट के कॉलम में आपने डेट लिखनी होगी। लिखने के बाद आप डेबिट साइड पे, ठीक है, परचेज लिखें, परचेज इज डेबिट। अब क्रेडिट में आपने क्या लिखना है, अकाउंट पेएबल फरूक परचेजेस आप डेबिट करेंगे और अकाउंट पेएबल फरूक भी क्रेडिट और अकाउंट पेएबल सदीक भी क्रेडिट कर देंगे। अब आप नरेशन देंगे, परचेजेस ऑन क्रेडिट। अब आप डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे कितने की टोटल परचेज थी, 3,001 से थी, 4,001 से, तो टोटल हो जाएगी आपकी 7,000 परचेज। और क्रेडिट में अकाउंट पेएबल फरूक से हमने लिए हैं 3,000 की मर्चेंडाइज और अकाउंट पेएबल सदीक से हमने लिए हैं 4,000। तो ये आपकी होगी कंपाउंड एंट्री। अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे कि परचेज डेबिट 3,000, अकाउंट पेएबल क्रेडिट फरूक 3,000, फिर हम करते जी परचेज डेबिट 4,000, अकाउंट पेएबल क्रेडिट सदीक 4,000।
तो फिर हम वो एक ही एंट्री जो थी वो 2 बार कर रहे थे, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री में यही होता है कि हम एक ही डेट में एक से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें जो अकाउंट कॉमन होता है, ठीक है, तो उसको हम एक दफ़ा कंसिडर कर लेते हैं और बाकी को उसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 7 तारीख को है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1500 एंड ऑन अकाउंट 3000। हमने चीज़ें फ़रोख्त की हैं। जो चीज़ें फ़रोख्त की हैं उनमें 1500 रुपये की चीज़ें कैश पे की हैं और 3000 रुपये की जो चीज़ें थीं वो हमने उधार फ़रोख्त की हैं। तो अब हमने इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले क्या है, आप लिखेंगे डेट। दिसंबर 7 की आपने डेट लिखी। डेट लिखने के बाद आपने एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले जो आपने कैश पर सेल की है तो कैश आपका डेबिट आ जाएगा। जो आपने उधार सेल की, जब हम उधार सेल करते हैं तो हम उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आप कर देंगे। और अगर कोई नाम है जिसको हमने फ़रोख्त किए हैं तो आप ब्रैकेट में उसका साथ नाम भी लिख सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में नाम नहीं दिया हुआ तो हम जस्ट अकाउंट रिसीवेबल करेंगे। इसके बाद आप क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, अब आपको पता है कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम तब यूज़ होता है जब हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर चुके होते हैं। अब हमारी जो सेल थी कैश पर वो थी 1500, जो उधार थी वो थी 3000। अब टोटल सेल कितनी होगी, 4500। नरेशन आप देंगे सोल्ड मर्चेंडाइज। इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखें 10 तारीख को पेड कैश सैलरीज फॉर ₹200, रेंट 100 एंड ऑफिस सप्लाइज 400। तो अब इसने एक डेट में, ठीक है, 3 पेमेंट्स की हैं, ठीक है। सैलरी भी पे की है, रेंट भी पे किया है और ऑफिस सप्लाई भी परचेज की है। तो अब उनकी पेमेंट उसने कैश में की है। अब या तो इसको अलग अलग एंट्री करें। अब सारों में देखें तो कैश कॉमन है, ठीक है, और डेबिट साइड में एक से ज़्यादा अकाउंट आ रहे हैं। सैलरी भी डेबिट होती है, रेंट एक्सपेंस भी डेबिट होता है और ऑफिस सप्लाईज भी डेबिट होती हैं। तो क्यों ना हम इसको एक एंट्री में करें। जब एक से ज़्यादा अकाउंट एक साइड पे आ रहे हैं और एक कॉमन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो हम इसको कंपाउंड एंट्री भी कहेंगे और इसकी एक जर्नल एंट्री करेंगे बजाय हम इसके 2 या 3 करें। तो आइए ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप सैलरीज, सम टाइम होता है कि कुछ बुक्स में सैलरीज एक्सपेंस लिख रहे होते हैं, कुछ में जस्ट सैलरीज लिख रहे होते हैं। तो आपको अगर कोई कहता है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हैं तो आप सैलरीज एक्सपेंस लिख दें, या फिर सिंपल आप सैलरीज लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेम इसी तरह रेंट एक्सपेंस भी कभी लिख रहे होते हैं, कभी अकेला रेंट भी लिख देते हैं। ऑफिस सप्लाईज और कैश आपका क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन आप देंगे पेड कैश फॉर सैलरीज, रेंट एंड ऑफिस सप्लाईज। अब आप क्या करेंगे, डेबिट के कॉलम में जो जिस अकाउंट की जितनी अमाउंट है आप उतनी लिखते जाएं। सैलरीज 200, रेंट 100 और ऑफिस सप्लाईज आपका 400। अब आप इनको करें ऐड करने के बाद
क्रेडिट में कर दें आप 700 या 700 आपका क्रेडिट। अब एक बात याद रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन में और ओवरऑल भी आपके जर्नल की दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड जो है, ये हमेशा बराबर होनी चाहिए।